Assalamualaikum, dear students. This is your course instructor, Mr. Craig Bal from the Division of Science and Technology, University of Education, Township Campus, Lahore. This would be most probably the last lecture of Project Quality Management, as we've already learned many of the things of quality. Today we are going to learn Malcolm Baldrige Award and other standards or other awards or certificates that can be given or that are used to be given or other different maturity levels to compute or to calculate project quality. The Malcolm Baldrige National Quality Award originated in 1987 to recognize companies that have achieved the level of world-class competition through quality management. As you all know, the different areas होते हैं different domains के उनके अंदर different types of awards या certificates या different तरह के standards जो हैं वो exist करते हैं. जैसे IEEE एक स्टैंडर्ड है और IEEE स्टैंडर्ड्स के अंदर भी आपके पास अगर आप फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर कोई काम करते हो और रिसर्च परफॉर्म करते हो सॉरी तो उन रिसर्च के अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट इम्पैक्ट फैक्टर्स जो हैं वो एलोकेट कर दिए जाते हैं असाइन कर दिए जाते हैं जो बेसिकली आपके साइंटिफिक रिसर्च के अंदर एक एड ऑन समझे जाते हैं तो वो चीज़ जो है वो बेसिकली दैट थिंग इज़ नॉट लेस देन अ बैज और अ सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग अपनी करिकुलम मिटाई के अंदर भी वो चीज़ें मेंशन करते हैं कि उन्होंने ये वाला जर्नल है ये वाला पेपर लिखा था उसका इम्पैक्ट फैक्टर फलाने जर्नल के अंदर ये है तो ये चीज़ें मैटर करती हैं बिल्कुल इसी तरह से जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ कंपनीज जो हैं वो CMMI के लेवल 5 पे हैं बहुत कम है एक दो ही हैं लेकिन हैं फिर कुछ हैं जो 4 पे हैं कुछ हैं जो 3 पे हैं तो ये कुछ सर्टन लेवल्स हैं जो उन्होंने अचीव किए हैं और ये किस तरह से अचीव किए हैं जाहिर सी बात है उनके काम ने इस तरह से उनको पहचान दिलाई है इसी तरह से आपने सुना होगा ISO स्टैंडर्ड्स आप अक्सर ये चीज़ें देखते होंगे कि प्रोडक्ट्स के बाद लिखा हुआ आ रहा होता है कि सर्टिफाइड बाय ISO या इस तरह की चीज़ें सर्टिफाइड रजिस्टर्ड तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको मिल रही होती हैं मार्केट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर या ये लिखा हुआ होता है कि ओरिजिनेटेड बाय दिस या एफिलिएटेड विद दिस तो कुछ सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्होंने फॉलो करके वहाँ तक अपने आप को पहुँचाया होता है तो यही आपके पास एक और क्वालिटी अवार्ड है जो 1987 में स्टार्ट हुआ था और ये किस लिए स्टार्ट किया गया था ये बेसिकली आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट के लेवल्स को अचीव करने की बुनियाद पर दिया जाता था गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द US टू US बिजनेसेस तो ये डिलीवर किसने किया था 1987 के स्टार्ट में US के प्रेसिडेंट ने दिया था और किसको दिया था US के बिजनेसेस थ्री अवार्ड्स ईच ईयर इन डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर तीन तीन अवार्ड जो हैं वो अनाउंस किए गए थे मैन्युफैक्चरिंग में सर्विसेज में स्मॉल बिजनेसेस में एजुकेशन और हेल्थ केयर तो ये डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स बन गए जिसके अंदर आपके अवार्ड जो हैं वो ग्रांट किए गए अगला स्टैंडर्ड या अगला सर्टिफिकेट या अगला अवार्ड जो है वो है ISO का तो ISO 9000 is a quality system standard. इसके अंदर is a three-part continuous cycle of planning, controlling and documenting quality in an organization. अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं और ये वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आपके पास तीन डिफरेंट साइकिल्स के अंदर जो है वो रोटेट करते रहते हैं आप अपने प्रोडक्ट को प्लान करते हैं देन उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं एंड देन आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं डॉक्यूमेंट करना भी नेसेसिटी है आप क्यों ये नेसेसिटी है आप सबको पता है कि ये जो है ये आपको इन फ्यूचर हेल्प कर देता है बहुत ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल जो है वो इसके अंदर मेंशन हुई होती है देन वो कह रहा है कि प्रोवाइड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नीडेड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स वो कह रहा है कि इसके क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए रिक्वायरमेंट बहुत सारी नहीं है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर लेती है और उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के बाद उनको उसकी सर्टिफिकेशन मिल जाती है लेकिन ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी तभी मीट हो सकेंगे जब आप उनके लिए कोई काम करेंगे इसी वजह से आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं भी जो ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और वो ISO सर्टिफाइड कहलाते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ISO सर्टिफाइड नहीं हैं so that means that their standards are still somehow partially very soft or partially ओके सो अगली चीज़ जो है ISO स्टैंडर्ड्स के अंदर वो है ISO हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पूरे दुनिया के अंदर जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनके जो है वो प्रोडक्ट्स की या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट
जो है वो कम उसके ऊपर इन्वेस्ट होती है एंड आपका जो कस्टमर है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। तो ये एक और बेनिफिट है आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का। अब ये क्या किस तरह से बेनिफिट्स मिलते होंगे, ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर उनके प्रॉज एंड कॉन्स मेंशन होंगे, उनके पूरे प्रोसीजर्स होंगे, वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। और अगर आप उन प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे, ज़ाहिर सी बात है टाइम टेकन है, ज़ाहिर सी बात है आपको उसके ऊपर ज़्यादा स्टाफ बिठाना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, अच्छे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि उन्हें रिक्वायर होंगी। लेकिन इस सारी चीज़ों के बाद जो आपको फ़वाइद मिलेंगे, उसके जो बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। सी www.iso.org फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बारे में ले सकते हैं। इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कह रहा है सेवरल सजेशंस हैं जो दी जा सकती हैं। पहली चीज़, एस्टैब्लिश लीडरशिप दैट प्रमोट्स क्वालिटी। पहले भी ये बात की गई है कि मैनेजेरियल लेवल के ऊपर ही क्वालिटी के फैक्टर को ज़रूर गौर कर लेना चाहिए। अगर आपका मैनेजेरियल लेवल जो है वो क्वालिटी को उस तरह से नहीं देख रहा है या उनके लिए क्वालिटी उस तरह से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फिर जो आपके लोअर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी वो चीज़ उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कंसिडर की जाएगी। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। आपको क्वालिटी जो के ऊपर जो कॉस्ट लग रही है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब उसको अंडरस्टैंड करने की क्या ज़रूरत है कि अगर आपको लग रहा है कि जी क्वालिटी वर्क के ऊपर तो पैसा बहुत लग रहा है, तो ये तो हमारे लिए फ़ायदे की बात हुई नहीं। हम तो क्वालिटी इंप्रूव करना चाह रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन हम जो इसके लिए काम कर रहे हैं उसके ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो फिर हमें फ़ायदा किस तरह से होगा। तो बेसिकली ये आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान है क्वालिटी के ऊपर काम करने का। अगर आप इसके ऊपर काम करते रहेंगे तो देयर वुड बी सूनर अ टाइम जब आपकी चीज़ें जब रिसाइकल होके आएंगी या जब आपको फीडबैक्स आना शुरू होंगे तो वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, और जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बार बार नहीं लगेगी। इनिशियली चीज़ें महंगी होंगी और आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ेंगी, लेकिन बाद के बाद चीज़ें जो हैं वो स्मूथली लाइन अप हो जाएंगी और आपकी बेनिफिशियल भी हो जाएगा आपके लिए, और उतना ज़्यादा आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं होगी। फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस एंड वर्कप्लेस फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्वालिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर झांकने की भी ज़रूरत है, लोगों को देखने की ज़रूरत है, उन फैक्टर्स को देखने की ज़रूरत है जो कि क्वालिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो आती है वो तो है ही है, लेकिन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर योर बेसिक रिसोर्सेज। बेसिक एचआर जो है वो आपके लिए मैटर करती है। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपके जो आपका जो डिपार्टमेंट है उसके रूल्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन नहीं है, आप यहाँ पर सही तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं सारे एम्प्लॉयज़ को, एंड देन अगर आपके पास टूल्स हैं या जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ऑब्सोलीट तरह की टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स है, इससे ज़्यादा बहुत सारे और फैक्टर्स जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं आपके प्रोजेक्ट क्वालिटी के ऊपर, तो इसलिए उनको बेहतर होना, आपके वर्क प्लेस को बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल मेच्योरिटी लेवल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले कही थी कि आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिफरेंट मेच्योरिटी लेवल्स को रिटेन कर रही हैं। कुछ जो हैं वो किसी एक लेवल पे आने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, कुछ जो हैं वो उस एक लेवल को सस्टेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, कुछ जो हैं वो आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप उन एफर्ट्स को या उस लेवल तक भी सस्टेन करने के लिए, लाइक अगर आप एक लेवल 4 तक या अगर आप लेवल 3 तक पहुंच गए हैं और आप उसके बाद छोड़ देते हैं वो सारे काम, तो आप उस लेवल के ऊपर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपको उसको मेंटेन करने के लिए उतने लेवल तक की एफर्ट्स या उतने लेवल तक की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, एंड देन आपको मूव अहेड करना है, फिर आपको आगे चलना है और अगले लेवल को मेंटेन करने की, अगले लेवल तक पहुंचने की कोशिश करनी है। लीडरशिप क्या है, जो उसने पहले बोला था कि क्वालिटी अगर आप चाहते हैं तो आपकी लीडरशिप में क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी मैनेजेरियल क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आपका पूरा प्रोसेस जो है वो स्मूथली चल सके। As Joseph M. Joran said in 1945, it is most important that top management be quality minded. In the absence of sincere manifestation of interest at the top, little will happen below. अगर वो कह रहा है कि आपके टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी माइंडेड होना चाहिए, उनके जहन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनके जहन में होना ज़रूरी है, और अगर टॉप मैनेजमेंट जो है वो इसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होगी तो जो आपके लोअर लेवल स्टाफ होगा वो इतना ज़्यादा क्वालिटी को फोकस नहीं कर पाएगा, वो अगर करेगा भी तो वो बहुत ही लोअर लेवल पे करेगा।
A large percentage of quality problems are associated with management, not technical issues. वो कह रहा है कि बहुत सारे जो quality issues ही आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि आपके managerial issues है, management ही उसके ऊपर efforts नहीं करना चाह रही, management ही उसके ऊपर extra resources नहीं invest करना चाह रही, तो फिर आपके lower level जो staff है उसने अपने ज़ाती पैसों से, ज़ाती अखराजात से, ज़ाती resources से, रिसोर्सेज किसी भी तरह के हो सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्होंने अपनी पर्सनल रिसोर्सेज को इस तरह से प्लग इन नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं करने वाली, प्लान करने वाली, मॉनेटारली जितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, वो सब की सब मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव से ही होती हैं। अगर मैनेजमेंट उसके लिए ओके नहीं है तो फिर आप भी नहीं हो सकते। As globalization increases and customers become more demanding, creating quality products quickly at a reasonable price is essential for staying in business. और आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप अराउंड द ग्लोब हर वक्त बिजनेस के चक्रों में लगे रह सकते हैं, आपके क्लाइंट्स बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, आपके पास एक तरह की प्रोडक्ट के ऊपर वैरायटी बहुत सारी तरह की हो सकती है, डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, और अराउंड द ग्लोब लोग शॉप करते हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, और वो सब के सब अराउंड द ग्लोब काम कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिज़नेस के अंदर रहें, आप इस इंडस्ट्री के अंदर रहें, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को पहली चीज़ के क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना है, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ज़रूरी है। और ही तभी आप, अगर आप कस्टमर्स की डिमांड्स को, उनके नए आने वाली डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं, पुरानी को तो करेंगे ही, उसके साथ नए डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो ही आप अपने बिजनेस के अंदर स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कस्टमर्स जो हैं वो आगे निकल गए हैं और आप जो हैं वो अभी पीछे विंडोज़ पे ही लेके बैठे हुए हैं, तो फिर नोकिया वाला हाल होगा। फिर एक वक्त आएगा कि जब आपको शायद स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉइड पे खुद भी शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस जो है वो कहीं पीछे रह जाएगा और आपकी जो इंडस्ट्री है वो आगे निकल जाएगी। In 1988, Motorola Corporation became one of the first companies to receive the Malcolm Bridge National Quality Award. ये Motorola Corporation को सबसे पहले मिला था. One of Motorola's innovation that attracted a great deal of attention was its Six Sigma program. तो इन्होंने Six Sigma program स्टार्ट किया था. मैंने आपको इससे पहले मेलकम ब्रिज बेलब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड के बारे में भी बता दिया और सिक्स सिग्मा के बारे में भी बता दिया, तो ये उसी को यहाँ पर उन्होंने डिलीट किया है. Top management stressed the need to develop and use quality standards and provided resources, training, staff, customer input to help improve quality. तो आपका जो टॉप मैनेजमेंट है उसको इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना, इसको ऊपर स्ट्रेस आउट करना ज़रूरी है. नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. ये आपने यहाँ पे देखा था कि आपके जो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आपको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को अंडरस्टैंड करना है. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज द कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस प्लस द कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस. मतलब आपने जो आपकी अकॉर्डिंगली, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली चीज़ें बन रही हैं वो, और वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको फेलियर के तौर पर मिल रही हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स नहीं बन रही वो, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में आती हैं. कन्फॉर्मेंस में तो आपको फ़ायदा मिल गया, लेकिन नॉन कन्फॉर्मेंस में आपको नुकसान भी आपके प्रोडक्ट को भुगतना पड़ेगा. अब कन्फॉर्मेंस में वो क्या कह रहा है कि कन्फॉर्मेंस मीन्स डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स दैट मीट रिक्वायरमेंट एंड फिटनेस फॉर यूज. वही चीज़ कि अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है तो कन्फॉर्मेंस है. और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर्स और नॉट मीटिंग क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस. कि आपने क्वालिटी की एक्सपेक्टेशंस को या आपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया है, और आपने क्योंकि उसको फुलफिल नहीं किया है तो आप उस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, उसके ऊपर भी जो कॉस्ट लगी है वो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में काउंट होगी. A 2002 study reported that software bugs cost the US economy $59.6 billion, that is the 6% of GDP each year, and that one third of the bugs could be eliminated by an improved testing infrastructure. अब एक पूरी इकोनॉमी को आपके जीडीपी का 6% लॉस हो रहा है. वो कह रहा है कि इस लॉस को भी हाफ किया जा सकता था, बल्कि वन थर्ड किया जा सकता था अगर वो अपने टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर लेते हैं. अब टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर येट अगेन क्वालिटी की बात है, अगर आप उसको बेहतर कर लेते, क्वालिटी पे फोकस कर लेते, तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान बियर ना करना पड़ता. Gartner research estimated the cost of downtime for computer network is about $42,000 per hour. A worse than average system with a downtime of 30 minutes per day can cost more than $7 million per year. So आपके जो टोटल कंप्यूटर नेटवर्क्स का डाउन टाइम है उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा है
कंपैरेटिवली किसके ज़्यादा है, एक आम सिस्टम के, जिसका डाउन टाइम जो है वो अगर 30 मिनट्स पर डे रह रहा है तो भी जो उसकी कॉस्ट होगी वो $7 मिलियन पर ईयर होगी। और जबकि अगर आपका नेटवर्क जो है वो डाउन जा रहा है तो उसकी कॉस्ट जो है वो $42,000 पर आवर है। इसकी वजह क्या है कि वहाँ पर एक सिस्टम है और वहाँ पर पूरा नेटवर्क है जो कि सफ़र करे। 5 कॉस्ट कैटेगरीज रिलेटेड टू क्वालिटी। क्वालिटी से कौन कौन सी कॉस्ट जो हैं वो रिलेट करती हैं। प्रिवेंशन की कॉस्ट आ जाती है, अप्रेजल कॉस्ट आ जाती है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट आ जाती है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आ जाती है और मेजरमेंट एंड टेस्ट इक्विपमेंट कॉस्ट आ जाती है। सबसे पहले है जी प्रिवेंशन कॉस्ट। इसके बारे में ऑलरेडी बात की जा चुकी है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर आपका जब डिफेक्ट आ जाए तो उसके बाद आप उसके ऊपर जो है वो सोचना शुरू करें कि ओहो ये क्या प्रॉब्लम हो गई। So prevention cost is cost of planning and executing a project so it is error free और within an acceptable error range। आपने इस तरह से अपना काम करना है कि आपकी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर वो कॉस्ट लग जाए कि आपका जो प्रोडक्ट रेडी होके निकले तो वो एरर फ्री हो, और अगर उसके अंदर एरर हो तो वो एक एक्सेप्टेबल एरर रेंज हो। मतलब आपको ये ऑलरेडी अंदाजा हो कि ये इतना हो सकता था। प्रिडिक्टेबल रिस्क होना चाहिए, अनप्रिडिक्टेबल या अननोन रिस्क ना हो। आपको पता हो कि अच्छा ये तो हो ही सकता था, ये इतना कॉस्टली नहीं है। तो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए या उतने माइन्यूट माइन्यूट एरर्स तक पहुंचने के लिए जो आपने पहले एफर्ट्स करनी है क्वालिटी को बेहतर करने की, वो सारी की सारी एफर्ट्स जिस कॉस्ट में शामिल होंगी वो होगी प्रिवेंशन कॉस्ट। अगली है अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इवेल्युएटिंग प्रोसेसेस एंड देयर आउटपुट्स टू इंश्योर दैट अ प्रोजेक्ट इज ईदर एरर फ्री और विद इन एन एक्सेप्टेबल एरर रेंज। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अप्रेजल कॉस्ट के अंदर आपने डिफरेंट प्रोसेसेस को इवेल्युएट करना शुरू करना है और उनकी आउटपुट्स को देखना है। मतलब वही चीज़ कि अगर आपने प्रिवेंशन कॉस्ट करनी है तो आपने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और अगर आपने अप्रेजल कॉस्ट देखनी है तो आपने अपने इवेलुएटिव प्रोसीजर्स देखने हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बिल्ड की है तो उसकी इवेलुएशन के ऊपर जो प्रोसेसेस आप लगा रहे हो उन प्रोसेसेस के जो अखराजात हैं कि आप उस प्रोसीजर से जब निकलो तो आपकी प्रोडक्ट एरर फ्री हो जाए और आपके जो एरर रेंज जो एरर है वो एरर रेंजेस के अंदर आ जाए। तो दैट इज बेसिकली नोन एज अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट नंबर 3 है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। That is the cost incurred to correct an identified defect before the customer receives the product. Rework, inventory cost due to defects, premature failure of products. So इसके अंदर ये सारी की सारी एग्जांपल्स आ गई हैं, लेकिन इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपने अपने कस्टमर तक पहुंचाने से पहले पहले अपने डिफेक्ट्स को somehow the other cater कर लिया है, उनको डील कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अब आप अपने प्रोसीजर्स को चला रहे हैं। अगली चीज़ है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये उसके ऑपोजिट चली जाएगी। द कॉस्ट दैट रिलीजेस टू ऑल एरर्स नॉट डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बिफोर डिलीवरी टू द कस्टमर। इसके अंदर वारंटी कॉस्ट आ जाएगी, प्रोडक्ट लायबिलिटी सूट्स आ जाएंगे, फ्यूचर बिजनेस लॉसेस आ जाएंगे। तो आपने जितनी भी सारी ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने फेस करनी है वारंटी की सूरत में, बिजनेस लॉसेस की सूरत में, लाइबिलिटी की सूरत में, क्योंकि अब आपने अपने कस्टमर को चीज़ें डिलीवर कर दी हुई थी और उसके बाद ये एरर्स और ये कॉस्ट आई हैं, तो ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आती है। मेजरमेंट एंड टेस्ट इक्विपमेंट कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म प्रिवेंशन एंड अप्रेजल एक्टिविटीज। प्रिवेंशन और अप्रेजल एक्टिविटीज़ के अंदर आपने जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं वो इक्विपमेंट्स के ऊपर जो कॉस्ट आई है वो बेसिकली टेस्ट इक्विपमेंट कॉस्ट कहलाती है। अगला जो आपके पास पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस, वर्कप्लेस फैक्टर्स एंड क्वालिटी। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपने वर्ड्स में कहीं ना कहीं पहले पढ़ी हैं। Study by DeMarco and Lester showed that organizational issues had a much greater influence on programmer productivity than the technical environment of programming languages. वो कह रहा है कि इन्वायरमेंट जितना प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी को नुकसान देती है ना या फ़ायदा देती है, इतना तो लैंग्वेजेस नहीं देती हैं, इतना तो टेक्निकल इन्वायरमेंट या टूल्स इतनी फटीग नहीं देते जितनी इन्वायरमेंट स्ट्रेस दे देती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका डेवलपर अच्छा काम कर सके तो आपको उसको उतना फ्रूटफुल, उतना हेल्दी, उतना कम्पिटिटिव और उतना ही बेहतरीन इन्वायरमेंट देने की कोशिश करनी है। या आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस अवेलेबल हैं, या आपने इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउसेस को अगर देखा हो, विजिट किया हो या ऑनलाइन, तो आपने देखा होगा कि उनके पास बहुत सारे फीचर्स हैं अपने एम्प्लॉइज़ को फैसिलिटेट करने के लिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स के साथ बेहतरीन सलूक किया जाए तो पहली चीज़ ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बेहतरीन सलूक करें। वही बात कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी मिल सकते हैं जब एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो सप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है और वो जोड़ के जाना चाह रहा है, आपके एम्प्लॉय टर्नओवर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आपके प्रोडक्ट्स जो चल रही हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स चल रही हैं। Programmers' productivity varied by a factor of 1 to 10 across all participants across all organizations, but only by 21% within the same organization. वो कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी पैटर्न्स जो हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, वो तकरीबन सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वेरी करते रहते हैं, लेकिन 21% जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलर हो सकता है। Study found no correlation between productivity and programming language years of experience or salary. वो कह रहा है कि इनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है कि प्रोडक्टिविटी इतनी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी, इस साल में इस एक्सपीरियंस के साथ इतनी तनख्वाह पे किसी ने यूं काम किया। बिकॉज हर एक का माइंडसेट यूनिक है, हर एक के डोमेस्टिक इश्यूज डिफरेंट हैं, हर एक की हेल्थ इश्यूज डिफरेंट हैं, हर एक की लाइफ का अपना स्पेक्ट्रम है। तो ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये हर एक को वेरीड ऑफ प्रॉब्लम जो है वो देती है और हर एक की प्रोडक्टिविटी को उस तरह से फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। A dedicated workspace and a quiet work environment were key factors to improve programmer productivity. अब उसका वर्क स्पेस डेडिकेटेड है, उसकी इन्वायरमेंट बड़ी पुरसकून है, बड़ी क्वाइट है, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी पे इजाफा करेंगी, बेहतर करेंगी। और अगर आपको लग रहा है कि बड़ा ही नॉइजी और बड़ा ही क्लमजी किस्म का इन्वायरमेंट है जो आपके डेवलपर का है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए फटीग है, वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता, उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। Major problems in with work performance and project failures are sociological, not technological in nature. वही बात के आपके जितने भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल कम है, सोशलॉजिकल ज़्यादा है, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एलिमेंट। उसके मसले मसाइल उसकी लाइफ के साथ हैं, उसकी फैमिली के साथ हैं, उसकी सोशल लाइफ के साथ हैं, उसकी इन्वायरमेंट के साथ हैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है या मशीन्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो टाइम पे सॉल्व हो जाते हैं, नहीं हो पाते, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इंसान का खुद से सेटिस्फाई होना, उसका मेंटल लेवल सेटिस्फाई होना, उसकी लाइफ को थोड़ा हैप्पी और पुरसकून होना ज़रूरी है। They suggest minimizing office politics and giving smart people physical space, intellectual responsibility, and strategic directions, and then just letting them work. अब वो ये कहते हैं कि आपने अपने प्रोग्रामर को या अपने डेवलपर को या अपने एम्प्लॉई को क्या प्रोवाइड करना है। ऐसा ऑफिस प्रोवाइड करना है जहाँ पर पॉलिटिक्स ना हो, आपके लोग जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, आप उनको एक अच्छी स्पेस प्रोवाइड कर दें, उनके पास उनकी इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दे दें, उनको उनके स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस दे दें कि उन्होंने ये काम इस तरह से डायरेक्ट कर दें, और फिर उसके बाद उनको वो काम कर लेने दें। मतलब फिर उसके बाद आप उसके ऊपर सवार ना रहें, बल्कि आप उनको उनका स्पेस प्रोवाइड कर दें, आप उनको उनकी डायरेक्शंस दे दें, एंड लेट देन पीपल वर्क देयर ओन। वो खुद काम करेंगे, उनको खुद समझ है, उनका अपना जहन है, उनका अपना दिमाग चलता है। Managers should not make people work, but make it possible for people to work by removing political roadblocks. मैनेजर ने हाथ पकड़ के काम नहीं करवाना, मैनेजर ने बस लोगों को अलाउ करना है कि वो काम कर सकें, और वो अलाउ कैसे करना है कि वो एक स्मूथ और एक फ्रेंडली और एक पॉलिटिकल फ्री इन्वायरमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉय को दे सके। जब वो ये तमाम चीज़ों के ऊपर रिलैक्स होगा तो फिर वो अपने काम के ऊपर बड़े अच्छे से फोकस कर सकेगा, फिर उसको जॉब से जल्दी जाने की भी जल्दी नहीं होगी, फिर उसको यहाँ से छोड़ के जाने की भी जल्दी नहीं होगी, फिर उसको बाकी सारी जल्दियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएंगी। इवन मैंने कुछ रिसर्चेस में ये भी पढ़ा है कि एट सम पॉइंट कॉस्ट या सैलरी भी इतना ज़्यादा आपको डाइवर्ज नहीं करती है, लेकिन आपका मेंटल हेल्थ या आपकी मेंटल सुकून जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब फिर सैलरी के ऊपर भी शायद गुजारा हो जाए, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको वैसे ही बड़ा कुछ डिलीवर कर रही है, आप इतने सुकून में रह रहे हो वहाँ पे कि आपको कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की, तो फिर आप उतनी सैलरी के ऊपर भी शायद कॉम्पनसेट कर लें। Expectations and cultural differences in quality. Project managers must understand and manage stakeholders' expectations. Stakeholder की expectations को समझना बहुत ज़रूरी है। Stakeholders क्या होते हैं, ये हम multiple of time इस पूरे ITPM के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। Expectations also vary by organizational cultures. Even within the organization, organization के cultures अगर बदलते जाते हैं तो expectations वेरी करती हैं,
और जोग्राफिक रीजन्स के हिसाब से भी एक्सपेक्टेशंस वेरी करती हैं। लाइक अगर आपको एग्जांपल दी जाए कि कुछ यहाँ जैसे पाकिस्तान के अंदर बिग सिटीज़ में लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, तो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं, उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं या उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर सिटीज़ और टाउन के हैं पाकिस्तान के अंदर ही, लेकिन वहाँ पर काम करना, वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का यॉनरा डिफरेंट होगा और बिग सिटीज़ के अंदर डिफरेंट होगा। इवन यहाँ की लाइफस्टाइल डिफरेंट होगी कंपैरेटिवली बाकी सिटीज़ के। सो द थिंग इज़ कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी उसी तरह से बदलती जाती हैं। एक्सपेक्टेशंस हाई हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशंस लो हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपका ज्योग्राफिक रीजन कौन सा है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। इसके बाद है आपके पास मैच्योरिटी मॉडल। अब मैच्योरिटी मॉडल्स वही जो आपने अभी सीएमएमआई के बारे में पढ़ा है, इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, या आपने क्यूए के अंदर भी पढ़ा हुआ होगा। मैच्योरिटी मॉडल्स आर फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्रूव देयर प्रोसेस एंड सिस्टम्स। ये भी एक तरह के स्टैंडर्ड्स ही होते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर देते हैं कि वो अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसीजर्स को इम्प्रूव कर सकें। An evolutionary path of increasingly organized and systematically more mature processes। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए आप बेहतरी कर सकते हैं। किस तरह से? कि आप अपने एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर को फॉलो करें, ऑर्गेनाइज तरीके से चलें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोसीजर्स को मिच्योर करते जाएंगे। मिच्योर क्या होता है? कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा चुका हो, आपने एक काम, एक प्रोसेस शुरू किया है तो अभी वो नोवेल है, अभी वो नया है। जैसे जैसे उस प्रोसीजर के ऊपर काम होता जाएगा और काम सक्सेसफुल होता जाएगा, तो आपका वो वाला प्रोसीजर जिसको आपने फॉलो करके हर दफ़ा अपने प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, वो प्रोसीजर मैच्योर हो जाएगा। आप कहेंगे कि जनाब दिस प्रोसीजर इज़ वेरी मैच्योर, हमने इसके ऊपर बड़ा काम किया हुआ है, हमें इतने % सक्सेस मिली हुई है, तो आपका वो प्रोसीजर जो है वो मैच्योर कहलाएगा। The software quality function deployment model focuses on defining user requirements and planning software projects, resulting in a set of measurable technical product specifications and their priorities। वो कह रहा है कि जनाब अगर आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक तो हेल्प हो जाती है कि आप यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्लानिंग बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है और उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा डिटेल हो जाएंगी, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाएगी, आपकी प्रायोरिटीज़ बिल्ट हो जाएंगी। ये एक मॉडल को फॉलो करने से आपको चीज़ें हासिल हो जाएंगी। Clearer requirements can lead to fewer design changes, increased productivity, and ultimately software products that are more likely to satisfy stakeholder requirements। अब अगर वो सारी चीज़ें प्लानिंग के टाइम पे बेहतर होने लग जाएंगी तो इसका मतलब क्या है? कि आपने रिक्वायरमेंट्स अच्छी गैदर कर ली हैं, आपने अपने स्पेसिफाई कर दिया है चीज़ों को, आपने यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अगर वो ठीक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसके बाद ज़िंदगी जन्नत, मतलब कि खुशियाँ हैं, मतलब कि सुकून है, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। आपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना ही आपका अल्टीमेट गोल है, तो व्हाई नॉट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना रिक्वायरमेंट्स के टाइम से ही शुरू कर दिया जाए। अगर वो तब से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा तो आपकी कस्टमर का सैटिस्फैक्शन लेवल मतलब पीक पे पहुँच जाएगा। The Software Engineering Institute's Capability Maturity Model integration is a process improvement approach that provides organizations with essential elements of effective processes. Companies will not get to bid on government projects unless they have a CMMI level 3। So ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप तब तक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को बिड ही नहीं कर सकते जब तक आपका एक लेवल 3 तक आप उसको हासिल नहीं कर लेते। हाँ, इसके लेवल्स जो हैं वो 5 हैं, लेकिन 3 तक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन्होंने पांचों लेवल्स बता दिए हैं आपको। सबसे पहले परफॉर्म्ड है कि आपका प्रोसेस जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, पुअरली कंट्रोल्ड है, रिएक्टिव है, अभी आपने इसके ऊपर किया ही कुछ नहीं है। दूसरा लेवल जो है वो मैनेज का आ जाता है। यहाँ पर प्रोसेस कैरेक्टराइज फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इज ऑफन रिएक्टिव, मतलब आपने प्रोसेसेस जो है वो कैरेक्टराइज कर लिए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, और वो कह रहा है कि ये रिएक्टिव ही होते हैं, जैसे आपका परफॉर्म्ड वाला लेवल जो है वो रिएक्टिव होता है। तीसरा जो आपके पास स्टेज आ जाता है वो आ जाता है डिफाइंड का। उसके अंदर वो कह रहा है कि प्रोसेस कैरेक्टराइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज प्रोएक्टिव। आपने प्रोसेस कैरेक्टराइज कर लिए हैं और आप अब आपका जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोएक्टिव होने लग गए हैं रादर रिएक्टिव के। रिएक्टिव में क्या होगा कि प्रॉब्लम आई और आपने बाद में उसको उसके ऊपर सर पीटने बैठ गए, लेकिन प्रोएक्टिव में क्या होगा कि आपको पहले से पता है कि भाई ये यूं यूं होना है और ऐसा हो सकता है और उसके लिए हम ये करेंगे, तो डिफाइंड हैं चीज़ें, आपको पहले से पता है।
चौथा लेवल जो आपका CMMI का होता है वो है क्वांटिटेटिवली मैनेज, दैट इज प्रोसेस मेजर एंड कंट्रोल। आप प्रोसेसेस को मेजर कर चुके हैं और वो अब आपके कंट्रोल के अंदर है। और आखिरी जो है वो ऑप्टिमाइज लेवल होता है, फोकस ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कि आपने ऑप्टिमाइज रहते हुए किस तरह से अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना। कहता है जनाब इम्प्रूवमेंट प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेजरमेंट इज सिक्वेंशियल थ्रू द CMMI लेवल्स। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये सिक्वेंशियली चलती रहती हैं CMMI के अंदर। आखिरी चीज़ जो है वो है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के मेच्योरिटी मॉडल्स हैं। जिस तरह से आपके CMMI के थे, वो कह रहा है PMI रिलीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेच्योरिटी मॉडल, दैट इज OPM3 in December 2003. Model is based on market research surveys sent to more than 30,000 management professionals and incorporates 180 best practices and more than 2,400 capabilities, outcomes and key performance indicators. वो कह रहा है कि रिसर्च सर्वे किया गया, इतने लोगों पे किया गया, इतनी प्रैक्टिसेस पे किया गया, इस कैपेबिलिटी के साथ इतने आउटकम जो हैं वो आपको मिले। Addresses standards for excellence in project program and portfolio management best practices and explain the capability necessary to achieve those best practices. और ये किस लिए बनाया गया है PMI का मेच्योरिटी मॉडल? ये इसलिए बनाया गया है कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स के एक्सेलेंस स्टैंडर्ड्स को एड्रेस करता है। वो बताता है कि किन तरह से आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से चलाए जा सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करता है और आपके प्रोजेक्ट को अच्छे एक्सेलेंट तरीके से चलाने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाना चाहिए इसको एक्सप्लेन करता है। तो ये एक और मैच्योरिटी मॉडल जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। और अगर अब आपको कोई और क्वेश्चन हो अबाउट प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट या आपके पूरे IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रेलिवेंट, तो यू कैन ऑलवेज कम ओवर माय ईमेल एड्रेस, दैट इज iqra.iqbal@the rate of ue.edu.pk. And I hope that you have got all the details of project quality management, and for further queries you can always welcome to email me. That's it from my side. Allah Hafiz.